हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राज यादव। मैं सामर्थ्य आईएएस एकेडमी, जो कि हमारे बहुत ही अनुभवी प्रिय मित्र हैं एस एल सिंह सर, इनके द्वारा इस इनिशिएटिव का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर ने इस इनिशिएटिव को इसलिए स्टार्ट किया है ताकि वो बच्चे जो गांव में, छोटे शहरों में या ऐसे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां तक शिक्षा आसानी से नहीं पहुंच पाती, साथ ही वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे शिक्षक आज हमारे पास हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहते हैं हर व्यक्ति को अपने सपने साकार करने में योगदान करने के लिए। क्योंकि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सपने तो सब देखते हैं और हर सपना साकार होना चाहिए। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पर आती है दोस्तों कि जब हम अमीरों की बात करते हैं तो वो अपने सपने पैसों से साकार कर लेते हैं, और जब गरीब की बात आती है तो उसको पैसा अपने सपने साकार करने के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है, वो होता है सरकारी नौकरी। क्योंकि उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अपने सपनों को साकार करने के लिए उस पैसे का उपयोग करे। और इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म एस एल सिंह सर के द्वारा चलाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, स्पेशली उनके लिए जो घर रहकर भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन कवर करूंगा। अब थोड़ा सा अपने बारे में भी मैं बात कर लूं तो दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूं, उसके पैनल में रहा हूं। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी फेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि हर आदमी के सपने अगर साकार हो जाएं तो लोग सपने ही देखना शुरू कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो काम करना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है शायद मुझ में कुछ कमी रही हो, बट मैं उस कमियों को निकाला, और ये कमियां मैं आपको बताऊंगा कि इस कमियों को दूर करेंगे तो किस प्रकार से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि क्या अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या रोल है यूपीएससी में, इसका क्या रोल है यूपीपीसीएस में, इसका क्या रोल है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसका क्या रोल है एमपीपीएससी में। हर बच्चा ये परेशान होता है कि सर ये बहुत कठिन विषय है। ऐसा नहीं है, कोई विषय कठिन नहीं होता। और आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे घर में दैनिक आधार पर हमें देखने को मिलता है। हमारे देश की रीढ़, हमारे घर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, राज्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आप सोचिए कि आप अधिकारी बनकर क्या करना चाहेंगे, बिल्कुल वही अर्थशास्त्र, यानी कि पैसा कमाना चाहेंगे और अपने घर को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करूंगा आपको, उसके मैं एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको डिस्कस करता हूं कि ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर और हमारा कितना बड़ा पोर्शन ये कवर करेगा। चलो देखते हैं एक बार। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं दोस्तों, तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स की हम बात करते हैं सबसे पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी घर बनाने की सबसे पहले शुरुआत होती है उसका फाउंडेशन। तो यूपीएससी की शुरुआत जो होती है उसके फाउंडेशन यानी कि प्रीलिम्स से शुरू होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हैं, हम पिछले 3-4 सालों के पेपर को, तो कम से कम 15 से लेकर 20 प्रश्न तक इसमें आते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी प्लस करंट के साथ आते हैं। और सोचिए कि अगर 15 प्रश्न आते हैं 100 में से और आपके 10 भी सही होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आपने अपने घर का फाउंडेशन अच्छा बनाया है तो आपका घर सदियों तक चलेगा। यानी कि बेसिक हमें बहुत जरूरी होता है तैयार करना। दूसरा, आगे बढ़ते हैं कि क्या प्री क्वालिफाई करने के बाद हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, ये सपने की शुरुआत है, अभी पढ़ाओ तो और भी बाकी है। जैसे प्री क्वालिफाई करने के बाद जब आप मेंस लिखते हैं, यहां पर इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। पेपर 1 हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय संस्था हो, लगभग 60% क्वेश्चंस यहां से आते हैं इकोनॉमिक्स से। ये मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं,
ये पिछले 2-3 सालों का सर्वे किया गया, जो मैंने किया है उसका रिपोर्ट मैंने अपने आप से बनाया और देखा, एनालाइज किया कि ज्योग्राफी में भी इसका पोर्शन आता है, इकोनॉमिक्स तो आता ही आता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी इसका रोल आता है जब हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। यही नहीं, हर साल बजट नया आता है और जैसे ही बजट आता है कुछ संस्थाएं आ जाती हैं और कुछ ऐसे स्कीम्स आ जाती है जिनके बारे में लगातार प्रश्न पूछता है। तो सोचिए कि अगर इतना बड़ा पोर्शन हम एक सब्जेक्ट से कवर कर सकते हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका सपना साकार होने में बस चंद समय लगेंगे? और बिल्कुल, क्या चाहिए होती है? दृढ़ता। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर 8 घंटा पढ़ना क्या जरूरी है? दोस्तों, अगर जिस दिन आप बीमार पड़ते हैं ना और डॉक्टर कह दे आप चिकन नहीं खाते और डॉक्टर कह दे कि आपको चिकन खाना है, तो आप ढूंढ कर खाते हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं तो घंटे मत गिनिए, 4 घंटे भी पर्याप्त होंगे यदि वो 100% है, 12 घंटे भी व्यर्थ होंगे यदि वो 10% है। पन्ने पलटने से सपने साकार होते तो हर बच्चा, छोटा बच्चा, आप किताब दे दो आधे घंटे में पन्ना पलट देगा, लेकिन वो बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा ना। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या रोल खत्म हो जाते? नहीं, इसके आगे इसका सबसे अहम रोल शुरू होता है जब आप किसी भी संस्था का इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू में आप अगर इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपसे इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो कंफर्म है। परंतु ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहां से पूछा जाएगा, लेकिन यहां से जरूर पूछा जाएगा। यानी कि आप कुछ भी पढ़ लें, अर्थशास्त्र को छोड़कर इंटरव्यू क्वालिफाई करना तो एकदम नामुमकिन सी बात होती है। हर बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। लगभग मैं मान के चलता हूं कि 10% आपके अपने बारे में पूछा जाता है, जबकि इंटरव्यू की शुरुआत यही होती है। उसके बाद अगर आपका जो ऑप्शनल रहा है वहां से प्रश्न उठता है, और फिर वो जब करंट की बात करते हैं तो वहां पर अर्थव्यवस्था आ जाता है। इन सारे चीजों की पूरी तैयारी यहां आपको इस प्लेटफॉर्म पर सामर्थ्य आईएएस एकेडमी पर कराई जाएगी। इसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस प्रकार से प्रोवाइड किए जाए। हो सकता है कुछ ऐसे मटेरियल हो जो आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाए। हो सकता है कि हम, अगर आप दूर दराज में रहते हैं जहां नेटवर्क का ज्यादा इश्यू होता हो, तो हम आपको हार्ड कॉपी उसको पोस्ट के द्वारा भेज देंगे। राइट। अब दोस्तों, यही था सब कुछ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें जुड़े, और हाँ, आप अपने सजेशंस भी देते रहें, जिससे कि आप अपने अपने सपनों को कैसे साकार करें, साथ ही साथ हम आपके साथ मिलकर और बेहतर भारत कैसे बनाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं राज यादव आपसे विदा लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से। अब अगला जो इंट्रोडक्शन होगा वो हमारे जो टीचर हैं वो इतिहास के टीचर हैं। धन्यवाद। स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स में SEZ के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रश्न आता है यूपीपीसीएस में, और इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों को बताना होगा, सो दैट कि आप आसानी से यूपीपीसीएस क्लियर कर सकें। तो आज मैं SEZ के बारे में बात करूंगा, और SEZ क्या है, कैसे है, कब हुआ, इसमें कौन सा अधिनियम लाया गया, कैसे कैसे सिस्टम है, वो सब हम बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं SEZ से। SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र नाम से ही पता चल जाता है बच्चों कि ये विशेष आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि कुछ स्पेशल बनाया गया है। अब सबसे पहली बात आती है कि जब कोई चीज इस तरीके की बनाई जाए तो सिंपल सी बात है, ये गवर्नमेंट के कोई कानून के द्वारा बनाया गया होगा। इसलिए सरकार ने इस स्पेशल के इस इकोनॉमिक जोन के लिए एक स्पेशल एक्ट तैयार किया था, जिसका नाम था स्पेशल SEZ एक्ट 2005। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि भारत में जो SEZ है वो किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया जाता है, तो उस अधिनियम है SEZ एक्ट 2005। दूसरा प्रश्न आता है कि चलिए ये एक्ट तो पास हो गया, ये कानून पास हो गया, अब इस कानून को लागू भी तो करना है।
कानून जिस दिन पास होता है उसी दिन से तो लागू नहीं होता। तो चलते देखते हैं कि SEZ लागू कब होता है। तो इसकी जो लागू करने की तिथि है वो फरवरी 10, 2006, यानी कि 10 फरवरी 2006 को ये लागू किया गया है। दो प्रश्न बनते हैं और हमेशा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पहला प्रश्न क्या बनता है कि SEZ अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2005। अब SEZ अधिनियम जो है वो लागू कब से हुआ, तो 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ। अब SEZ होता क्या है, क्यों लागू किया गया, तो बच्चों इसके लिए हम थोड़ा सा एक कहानी सुनते हैं। जैसे एक घर होता है, एक गांव होता है और एक जिला होता है। तो कई गांवों का मिलकर एक जिला बनता है और कई जिले का मिलकर एक राज्य बनता है और कई राज्यों से मिलकर एक देश बनता है। अब हुआ क्या कि एक जिले के अंदर कई गांव गरीब थे और कई गांव अमीर थे। तो जो बड़े बड़े लोग थे वो हमेशा अमीरों के यहाँ जाते थे, गरीब आदमी परेशान होता था। तब इसी तरीके से जिले स्तर पर होने लग गया। जो जिला ज्यादा रिच है, जो ज्यादा पैसे वाला जिला है, सभी लोग वहां जाते तो वहां निवेश करते थे। जो जिला कमजोर था उस जिले में कोई निवेश नहीं करता था। ऐसे ही होने लगे राज्यों में। तो जो राज्य बहुत बड़े बड़े थे, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, सभी लोग वहां जाकर निवेश करते थे। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये डेवलप्ड स्टेट है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, तो सभी लोग यहाँ निवेश करते थे। बाकी राज्यों में कोई निवेश करने जाता ही नहीं था। तो सभी राज्य रोने लग गए, अब क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग तो हमेशा दूसरे राज्यों पर निर्भर होंगे। इस प्रकार से कोई राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर देखा जाए तो भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि एक यूनिटी है। अब बताइए, एक यूनिटी है और उसी में 5 राज्य नीचे हैं और कुछ राज्य ऊपर है, तो ये यूनिटी नहीं चलेगी ना, सभी को बराबर करना पड़ेगा। और इसलिए सरकार ने चिंतन किया, कुछ किया कि कैसे करें। मतलब उनके दिमाग में एक चीज आया कि अगर निवेश वहां कर रहे हैं तो हम निवेश के लिए यहाँ लालच देते हैं। तो केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया, SEZ एक्ट 2005, और उसमें कुछ नियम बनाए गए कि जो कंपनी इन क्षेत्रों में निवेश करेगी। अब याद रखने वाली बात यह है कि क्या SEZ केवल ऐसे राज्यों में ही होगा जो अल्प विकसित है या विकसित नहीं है या पिछड़े हैं? नहीं, SEZ किसी भी राज्य में हो सकता है, क्योंकि राज्य ही नहीं, हमें उस राज्य के हर कोने को भी तो डेवलप करना है। हर राज्य को तो डेवलप करना ही है, हर कोने को भी डेवलप करना है। मेंस में जब आप आंसर लिखें तो इस आंसर को हमेशा ध्यान रखें कि SEZ के जो आंसर होंगे वो बहुत ही पुख्ता होने चाहिए। हाँ, आप SEZ पे आंसर लिखते समय ये कह सकते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा संघ है, तो उसके लिए हमारा हर जिला और हर राज्य उसका एक अंग है और अभिन्न अंग है। And if it is an integral part of the country, we need to develop each and every part and parcel of the country. हर चीज का डेवलपमेंट होना उतना ही जरूरी है जितना एक जिले का या एक देश का होना जरूरी है। अब देखो बच्चों, अगर मान ले एक घर है, उस घर में एक डॉक्टर बन गया और बाकी वो डॉक्टर अपना अपना अलग से कुछ करने लग गया, तो क्या कभी ये घर डेवलप होगा? वो डॉक्टर डेवलप हो जाएगा, घर डेवलप नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जब देश है, देश का 2 राज्य डेवलप हो गया तो क्या हम कहेंगे कि भारत डेवलप हो गया? नहीं, ये तो गलत बात है। 2 राज्य भारत नहीं है, भारत के कई राज्य और सभी डेवलप होने चाहिए, और सभी तभी डेवलप हो जाएंगे जब सरकार सभी पर ठीक से ध्यान देगी। तो सरकार ध्यान देने के लिए एक नया कानून लाई, एक लालच लेकर आई कंपनियों के लिए कि आप अगर इस जगह पर निवेश करते हैं, इस क्षेत्र में निवेश करते हैं, तो हम आपको कई चीजों की फैसिलिटी देंगे, प्लस यहाँ से आयात और निर्यात करने के लिए भी फैसिलिटी देंगे। क्या क्या फैसिलिटी देंगे? पहला तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले को कुछ दिनों तक का टैक्स का डिस्काउंट होगा, यानी कि यहाँ जो निवेश करेगा जो कंपनी, उसे छूट दी जाएगी स्पेशल टैक्स में। अब कंपनी हमेशा फायदा देखती है और फायदे के चक्कर में वो क्या करेंगे, उस जगह निवेश करेंगे। अब मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, नोएडा है, हरियाणा का गुड़गांव है, महाराष्ट्र का बॉम्बे है। इसी प्रकार से बहुत राज्य और हर राज्य में छोटे छोटे जगह है। अब अगर गाजियाबाद या गुड़गांव में किसी को पता चल जाए कि वहां निवेश करने पर डिस्काउंट मिलता है, हमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो कंपनियां वहां दौड़ने लगती हैं। और अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो गुड़गांव डेवलप हो रहा है, गाजियाबाद और नोएडा डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा चुके हैं और इसके अंदर निवेश हुआ। कंपनी फायदे के चक्कर में यहाँ आती है और यहाँ डेवलप कर जाती है। इसी तरीके से जब ये जिला डेवलप हो जाएगा तो किसी और जिले को SEZ डिक्लेयर कर देंगे। ये एक तरीका है पूरे भारत को एक विकसित देश बनाने का। और क्या क्या है, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी डिस्काउंट दिए जाएंगे, यानी कि ऐसी कंपनियां जो आयात और निर्यात करती हैं, अगर वो यहाँ से आयात और निर्यात करेंगी तो यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट होगा।
अब आयात और निर्यात की बात है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एफडीआई और एफआईआई की बात तो होनी ही होनी है। विदेशी निवेश भी होगा। विदेशी निवेश किन में होगा? उन क्षेत्रों में होगा। इस बात का आपको सुनिश्चित रखना है कि विदेशी निवेश उन्हीं कंपनियों के द्वारा कराया जाएगा जो कंपनियां इंडिया में है या जो कंपनियां विदेशों से आती है, या सिंपली कह दो यहाँ निवेश बढ़ेगा। इसको मैं हटा दूं तो ये कह दो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, राइट। अब इसको एक स्पेशली बनाया जाता है सरकार की तरफ से कि सरकार यहाँ पर विशेष चीजों को ध्यान रखेगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर बच्चों सोचो कि ये एक छोटा सा गांव है, एक जिला है जिला, और इस जिले में यहाँ के लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, और इसको सरकार ने SEZ डिक्लेयर कर दिया। इस जिले के इस क्षेत्र को जहां पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी उसे SEZ डिक्लेयर कर दिया, तो कंपनियों का निवेश यहां आ जाएगा। तो नौकरी किसे मिलेगी? इन्हीं लोगों को मिलेगी। अगर नौकरी मिलेगी तो लोग एम्प्लॉयड होंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देखिए कैसे 200 शब्दों का मार्क्स आराम से हम लिख सकते हैं। 200 शब्दों का जो भी 200 वर्ड की लिमिट में जो भी जो भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, उसको आसानी से लिखा जा सकता है। अगर SEZ में होगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। अब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, यानी कि डिमांड बढ़ेगी। परचेसिंग पावर की वजह से डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगेन वो इसी कंडीशन पर आएगा, ज्यादा प्रोडक्शन भी, फिर एम्प्लॉयमेंट होगा। इस तरीके से इस पूरे के पूरे जिले को या राज्य को डेवलप किया जा सकता है, और ये भारत का एक बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा है, जिसके वजह से भारत के कई राज्य डेवलप हो रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो केवल अब महाराष्ट्र में ही निवेश नहीं होता है या गुजरात में, अब हर राज्यों में निवेश होना शुरू हो गया है, और ये जो है एक सुदृढ़ और बहुत ही सफल भारत का एक बहुत बड़ा पहचान है। तो बच्चों SEZ के बारे में ये पूरा नहीं है, ये थोड़ा सा है, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो स्पेशल यूपी PCS प्रीलिम्स को लेकर है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा विस्तृत में यहाँ नहीं बता रहा हूँ। आने वाले सभी स्लाइड्स में हम मेंस को फोकस करके जब लिखेंगे तो मेंस का आंसर मैं स्पेशली अलग से बताऊंगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार देखते रहना है, क्योंकि मैं इसमें वीडियो आए 1 दिन या 2 दिन में जैसे जैसे मुझे समय मिल पाता है, समय अनुसार मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।